आज हम मूल अधिकार को देखने वाले हैं, लेकिन मूल अधिकार में केवल हम आर्टिकल 12 और 13 को देखने वाले हैं, जो सामान्यतः आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है। हो सकता है कि आर्टिकल 12 भी कोई पढ़ाया हो, 13 भी पढ़ाया हो, लेकिन इनसे संबंधित जो सवाल आते हैं वो सवाल शायद हमसे नहीं डील हो पाते, या सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी हम नहीं जान पाते हैं। तो हम आपको न सिर्फ थ्योरी बताएंगे आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है, और उसके बाद इनसे संबंधित जो सवाल भी पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में वो सवाल भी कराने का प्रयास करेंगे। और आप ये निश्चित देखिएगा कि ये सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं कि जब आप देखते हैं कि हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं और अच्छी तैयारी करने के बाद भी कहीं 1 नंबर से 2 नंबर से हमारा मामला रुकता है, तो वो उसी टॉपिक से ऐसे ही आर्टिकल 12 और 13 को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इनसे सवाल जब पूछा जाता है तो वो सवाल हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां से सवाल पूछा जाता है और आसानी से लोग कर नहीं पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मूल अधिकार में आर्टिकल 12 और 13 से संबंधित थ्योरी को भी और साथ ही साथ उनसे जुड़े सवालों को। तो आपको जैसे पता है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में हम इन्हें जानते हैं। मौलिक अधिकार के अलावा बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे सांविधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ये सब क्या होते हैं कि जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं वो आपके मौलिक अधिकार के अलावा अगर संविधान में कहीं पाया जाता है उसको संवैधानिक अधिकार कह देते हैं। जबकि सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार क्या है, तो ये जो हमारे देश की संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो बनाया जाता है, जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये ऐसे कि जो हमारे ना तो भाग 3 से और ना तो डायरेक्ट संविधान से मतलब रखते हो, उन्हें हम सांविधिक या कानूनी या विधिक या गैर संवैधानिक कानून के रूप में जानते हैं। चलिए हम अपने असली बात पे आते हैं कि चूंकि मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो मौलिक अधिकार के बारे में इतनी जानकारी मिलना जरूरी था। हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 जो है वो आपके राज्य की परिभाषा की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा की बात करता है, और जिसमें मूल अधिकारों के संदर्भ में स्टेट शामिल है। तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल है? तो भारत सरकार की संसद, राज्य सरकार का विधानमंडल, उसके बाद स्थानीय स्तर पे आप चाहे ग्राम पंचायत की बात करते हैं, चाहे नगर पालिका की बात करते हैं, या ऐसे जो सीधे सरकारी नियंत्रण में आते हैं, जिनका नियंत्रण सरकार के ऊपर होता है, वो सारी चीजें राज्य के विषय के अंतर्गत आती हैं। जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, या अन्य बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारे डायरेक्ट आर्टिकल 12 से संबंधित हैं, उनको हम राज्य के विषय के अंतर्गत मान सकते हैं। सीधे सरल सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी स्कूल, सरकारी स्कूल का चपरासी जो होता है और भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति तक, ये सारे लोग राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि स्कूल का चपरासी जो है वो भी राज्य का विषय है, और जो भारत के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, वो भी राज्य के विषय में है। और उसके बाद जो आपकी न्यायपालिका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे, ये भी राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। कैसे? कि अगर कोई स्कूल, सरकारी स्कूल का चपरासी है, अगर वो अपने घर में है, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई मामला नहीं, वो दोनों के खिलाफ केस दर्ज होता है। लेकिन अगर वही चपरासी आपके स्कूल में, आपके राज्य के विषय के अंतर्गत अगर है, तो उसको कोई गाली नहीं दे सकता, उसको कोई एक थप्पड़ नहीं मार सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो यह माना जाएगा वो थप्पड़ राज्य को मारा गया है, तो राज्य उसके खिलाफ अलग तरीके से एक्शन लेता है। तो ये कह सकते हैं सिंपल सरल शब्दों में कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वो व्यक्ति, वो संस्था जो डायरेक्टली राज्य के अंतर्गत आती है, उसको हम, या राज्य जिनको कंट्रोल करता है, जिनकी नियुक्तियां राज्य सरकार के माध्यम से होती है, उनको हम ये कहते हैं ये राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी चीजें आप समझ गए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी आपको मिलते हैं। अपवाद स्वरूप, जैसे राज्य के विषय के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं आती हैं, तो वो आता है आपका जैसे BCCI हो गया, NCERT हो गया, या सुप्रीम कोर्ट जब न्यायिक गतिविधियां करता है तो राज्य का विषय नहीं होता है। लेकिन जब प्रशासनिक गतिविधियां करता है तो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, वो आपके राज्य के विषय के अंतर्गत होते हैं। बहुत गहरी बात है, नहीं समझ में आया होगा, आपको सिंपल सरल शब्दों में बताते हैं। जैसे BCCI है, पूरे भारत में जो है क्रिकेट जो खेला जाता है, तो क्रिकेट में जो व्यक्ति खेले जाते हैं, क्या उनकी नियुक्ति और चयन प्रक्रिया का कोई प्रोसेस होता है? नहीं।
जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा खेल सकता है, जो भारत को अकेले जिताने का दमखम रखता है, जो व्यक्ति भारत टीम इंडिया को जिता सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको भारत टीम में हिस्सा दिया जा सकता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें कि जब किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो राज्य का विषय है, लेकिन अगर उसके चयन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया की कोई खास योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, तो वो आपके राज्य के विषय के अंतर्गत नहीं आते। अब देश को जिताना है, तो इसीलिए बीसीसीआई के जो खिलाड़ी होते हैं, वो उनका चयन सिर्फ इस आधार पे होता है कि कौन ज्यादा अच्छा खेल सकता है। जो ज्यादा अच्छा खेल सकता है उसको हम इसके अंतर्गत भारतीय टीम का मेंबर मानते हैं। और एनसीईआरटी, जैसे कि आपको पता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और शिक्षा से ही बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो एनसीईआरटी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके नियुक्ति की प्रक्रिया भी कोई एक आधार नहीं रखा गया। जो अच्छी किताबें लिख सकता है, जो अच्छा सुझाव दे सकता है, जो भारत की एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है, वो एनसीईआरटी का मेंबर हो सकता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय की जो प्रशासनिक काम होते हैं, यानी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, तो इसके लिए एक योग्यता निर्धारित की गई कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए योग्यता लिखी गई है। किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए योग्यता लिखी गई है। किसी को अधीनस्थ न्यायालय का को अगर जज बनना है तो उसके लिए योग्यता दी गई है। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय अपनी प्रशासनिक, यानी जब नियुक्ति की प्रक्रिया करता है तो उसके लिए योग्यता है, तब वो राज्य का विषय है। लेकिन आप जानते हैं ये सारा तामाझामा, ये संविधान, ये देश, ये संसद, ये लोग, ये किसके लिए बनाए गए? हम ही आपके लिए बनाए गए, हम ही लोगों के लिए बनाए गए। तो जब लोगों को यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब न्याय का काम करता है, तो इन सब सारी चीजों से ऊपर उठ के भी न्याय कर सकता है। तो जब न्यायिक काम करता है तो वो राज्य से ऊपर उठ के काम करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जब अपनी न्यायिक गतिविधियां करता है तो वो राज्य का विषयगत नहीं आता है, वो राज्य के विषय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब लोगों को नहीं पता है तो लोग सवाल गलत करके चले आते हैं। तो आई थिंक्स आप आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत चीजें हैं उनको आप समझ गए। एक बार सिंपल सरल शब्दों में फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो भी लोग जो राज्य के अधीन काम कर रहे हैं वो राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। राज्य का कोई भी, राज्य का जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल का चपरासी है, वो राज्य के अंतर्गत आता है। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी के लिए एक योग्यता निर्धारित की गई, वही व्यक्ति बन सकता है चपरासी। और वैसे भारत के राष्ट्रपति, हर व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो योग्यता फुलफिल करने के बाद। तो कह सकते हैं कि जिनके लिए चयन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया है और जो राज्य के लिए काम करते हैं, वो हमारे राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वो संसद हो सकती, वो विधानमंडल हो सकता है, वो नगर पालिका हो सकती, वो एलआईसी हो सकता है, वो आपके ग्राम पंचायत हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम आर्टिकल 13 को समझते हैं। ये भी आपको सामान्यतः आर्टिकल 13 कोई नहीं पढ़ाता जनरली, लेकिन 13 से देखिए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सॉरी, जो भी आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकार के संदर्भ में जो भी विधियां मौलिक अधिकार को असंगत करती हैं वो शून्य मानी जाएंगी। यानी कि भाग 3 में और आर्टिकल 13 के माध्यम से यह कहा गया, जो मूल अधिकार की बात करता है, कि अगर कोई ऐसा नियम कानून भविष्य में कोई भी बनाना चाहे, चाहे वो पूर्व का हो चाहे आने वाले समय में, अगर कोई ऐसा कानून बनने का प्रयास किया जाता है या बनाया जाता है, तो वो सारी चीजें आर्टिकल 13 के तहत समाप्त समझी जाएंगी। यानी मौलिक अधिकार को आप कम नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लास फर्स्ट में क्या कहा गया, संविधान लागू होने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान जब हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो लागू होने से पहले भी बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे नियम कानून थे, और वो नियम कानून के आधार पे हमारे देश का शासन व्यवस्था चलता था। तो उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू होने के बाद अगर कोई पूर्व का कानून जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करेगा, उसको तुरंत समाप्त समझा जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 क्लास फर्स्ट में कहा गया। 13 क्लास सेकंड में क्या कहा गया, 26 जनवरी 1950 के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ना तो संसद को ही अथॉरिटी है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा संविधान लागू होने के बाद जो हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करता हो, कम करता हो या छीनता हो। तो अगर ऐसा कोई कानून बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा, तो वो भी क्या किया जाएगा, वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको समाप्त समझा जाएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करने का या छीनने का काम करता है। ये ऐसा आर्टिकल 13 क्लास 2 में कहा गया।
उसके बाद आर्टिकल 13 क्लास थर्ड में क्या, विधि की परिभाषा। सवाल पूछा गया कि कौन से मौलिक अधिकार के किस आर्टिकल में विधि की परिभाषा का उल्लेख किया गया है या किसको व्याख्यायित किया गया है, परिभाषा किस में दी गई है। तो आप बताइए कि आर्टिकल 13 क्लास थर्ड में विधि की परिभाषा दी गई। और विधि की परिभाषा में लॉ में क्या चीज आएगा, ऑर्डिनेंस आएगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस जो पारित किया जाता है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद ऑर्डर जो आदेश दिए जाते हैं वो भी आपके विधि की परिभाषा के। उसके बाद रूल भी आते हैं, लॉ भी आते हैं, रेगुलेशन भी आते हैं, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीजें आप समझिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13 क्लास 4। और 13 क्लास 4 क्या कहता है, ये कहता है कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत आया उससे पहले कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से ये आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया। और जो गोलकनाथवाद 1967 के माध्यम से उसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। और उसके बाद आने वाले समय में 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13 क्लास 4 को जोड़ा जाता है। और ये कहता है कि जो हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत, यह कहता है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया करके हमारे मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 368 के तहत होने वाली संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 13 पर लागू नहीं होती है, सिंपल सरल शब्दों में कहें तो। और उसके बाद मूल ढांचे का सिद्धांत आया 1973 में केशवानंद भारतीवाद केरल राज्य, जिसमें यह आर्टिकल किस में रखा गया, ये आधारभूत ढांचे में रख दिया गया। यानी ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है, चाहे उसके क्लाज हो चाहे आर्टिकल 13 स्वयं हो, वो मूल अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है, मूल अधिकारों को बचाने का काम करता है आर्टिकल 13। तो आइए हम इनसे संबंधित आर्टिकल 12 और 13 से सवाल देखते हैं, जो सवाल आपके परीक्षा में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता तो सवाल गलत करके चले जाते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा निम्न में से कौन सा शामिल है, केवल केंद्र सरकार। तो हमने बताया कि केवल केंद्र नहीं है, राज्य भी है। तो केंद्र और राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल तथा स्थानीय या अन्य प्राधिकरण क्या है, वो राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज जो है कि अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है, तो क्या निजी कंपनियों से है, क्या राजनीतिक दल से है, क्या विदेशी संस्थाओं से है? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि राज्य के साधनों और एजेंसियों से है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्टेट हो सकता है? ठीक, तो निजी व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, राजनीतिक दल भी नहीं हो सकता, निजी क्लब नहीं हो सकता, लेकिन नगर निगम हो सकता है। यानी म्युनिसिपैलिटीज जो है वो आपके नगर निगम जो है वो राज्य के विषय के अंतर्गत आ सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या संसद की शक्तियों को बढ़ाना, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को अमान्य करना, या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, या राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना? तो दिए गए चारों विकल्पों में ये आर्टिकल 13 जो है, हमने बताया अभी थ्योरी पढ़ाते हुए कि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को क्या करता है? अमान्य करता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, अगर मौलिक अधिकारों को कोई कम करने का काम करता है। आर्टिकल 13 क्लास फर्स्ट क्या है, मुख्यतः किन कानूनों से संबंधित है? तो संविधान लागू होने से पूर्व के पहले के कानूनों के बारे में ये बताता है कि अगर कोई कानून जो पूर्व का है, संविधान लागू होने से पहले, अगर वो हमारे मूल अधिकार को कम करता है तो उसको समाप्त समझा जाएगा। आर्टिकल 13 क्लास 2 के अनुसार राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो क्या करेगा, जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। देखिए सीधे सीधे सवाल, लेकिन ये सवाल अभी आपके लिए आसान लग रहे हैं, लेकिन जब पहली बार आता है तो लोग गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आर्टिकल 13 में और 13 क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या क्या बातें कही गई हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि जब हम एक नंबर से बाहर होते हैं तो हमें अपनी पढ़ाई का स्तर और गहराई तक लेके जाने की जरूरत है। ठीक, तो यही सारी चीजें हैं जो आपको बचाने का काम कर सकती हैं। अगला, क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ला माना जाता है? तो हमेशा हां, हमेशा नहीं। उसके बाद आप ये अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ला हमेशा माना जाता है, जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत तो कभी नहीं माना जाएगा, इसीलिए हमेशा नहीं। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू
का क्या महत्व है? तो न्यायालय कानूनों की संवैधानिक वैधता की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। ये चीज करिए कि कोई संसद अगर मान लीजिए कानून बनाती है और संसद कानून बना के अगर मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का, कम करने का या छीनने का प्रयास करती है, तो उसकी संवैधानिकता की जांच जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से या न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लास 4 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से ये हमारे मौलिक अधिकार में जोड़े गए, जो आर्टिकल 13 क्लास 4 को इजाजत करता है। लास्ट सवाल है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और उसके बाद आप देखिए कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जो जनरली आपको यूट्यूब पे हो सकता है थ्योरी मिल जाए, लेकिन सवाल नहीं मिलता है। तो थ्योरी के साथ साथ जब हम सवाल देखते हैं या सवाल करते हैं, तब उस चीज में थोड़ा सा क्लियरिटी हमारी और बनती है। तो इस सवालों के जवाब आप अनुच्छेद जो आर्टिकल 13 क्लास 4 के अनुसार अनुच्छेद 13 किस पर लागू नहीं होता है, ये चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स करके। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।